साथियों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। अंबेडकर जी का यह कथन यूं ही नहीं है, यह शिक्षा के महत्व को बताता है और यह हमें संदेश देता है कि कितना ज़्यादा एक जीवन में, लोगों के जीवन में शिक्षा का महत्व है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक का काम करता है और वह पूरे समाज में एक बदलाव चाहता है तो बदलाव कर सकता है। आपने बहुत बड़ा या फिर बोलें बहुत प्रसिद्ध एक कहावत भी सुना होगा कि जो काम तलवार नहीं कर सकती है वह काम शिक्षा कर सकती है, वह काम कलम कर सकती है। इसी कोटेशन के साथ आज हम आप लोगों के सामने फिर से ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आए हैं और यह ज्योग्राफी का सेशन आपको पता है कि यूपीएससी और बीपीएससी के मेन जो मुख्य रूप से ओरिएंटेड करके उसको देख करते हुए बनाया गया, परंतु इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अदर एग्जामिनेशन में इसका वैल्यू नहीं है। आप जान रहे हैं कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो निचले लेवल से अपर लेवल तक, सब में पूछा जाता है जीके जीएस और उसमें ज्योग्राफी आपका आएगा ही आएगा। तो यहाँ से देखते हुए इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। ज़्यादा आपका समय जया ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। अर्थात सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से हम लोग जान रहे हैं कि 109 टाइम्स यानी 109 टाइम्स बड़ा है। अगर एक हमारा अर्थ है तो 109 गुना ज़्यादा बड़ा सन है। तो सोच सकते हैं 109 पृथ्वी को एक सन में समाहित किया जा सकता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लैनेट्स बिटवीन द अर्थ एंड सन आर, यानी कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच के ग्रह हैं, हमने आपको ये सीक्वेंस आपको बताया था कि जो सबसे सेंटर में है वो हमारा सन है और सन के बाद जो दूसरे नंबर पर आता है मरकरी आता है, तीसरे नंबर पर वीनस आता है और फोर्थ नंबर पर अर्थ आता है और इसके बाद इधर जुपिटर वगैरह का मैंने सीक्वेंस आपको कल के प्रीवियस क्लास में बताया था। यहाँ पर हम एक बात और आपको बता दें कि चूंकि यह एक सीरीज इस प्रकार से बना हुआ है जो हर एक चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा है, इसलिए आपको इसमें जो कुछ चैप्टर और कुछ कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लास में भी बताते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर एक क्लास भी मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पृथ्वी और सूर्य के बीच ग्रह कौन से आ जाएंगे, तो हमारा मरकरी और विनस, दैट मीन्स हमारा बुध और शुक्र, मरकरी और विनस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, यानी कि इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले सजाना है और फिर उसके बाद छोटा करते जाना है। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। तो बृहस्पति के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले एक नंबर होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। दूसरे नंबर पर देखें तो फोर्थ, ये बाय डिफ़ॉल्ट बता रहा है कि सेकेंड नंबर पर हम आएंगे शनि, इसमें भी है इसमें भी है। अब बच रहा है पृथ्वी और यूरेनस, और पृथ्वी और यूरेनस के बीच में हमने आपको बताया था साथियों प्रीवियस ईयर क्लास में, यानी कल क्लास में, देखिए कल के क्लास में हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नज़दीक के जो ग्रह हैं, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, इसके अंदर में जो इनर ग्रह जिसको बोले थे, और इसके जो बाहर जो आउटर ग्रह थे, ये गैसियस फेज में है, हमने बताया था कल। तो गैसियस फेज में होने के कारण ये तो बड़ा हो जाएगा, और इधर जो इनर है हमने यह भी बताया था कि इसकी डेंसिटी, घनत्व तो ज़्यादा होती है, तो इसलिए यह ग्रह की घनत्व तो कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पृथ्वी जो है लास्ट में चला जाएगा, यूरेनस उससे पहले आएगा, क्योंकि ये गैसियस है तो ऑब्वियस ये बड़ा है होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2 नंबर हमारा पहले आ जाएगा और 3 नंबर हमारा बाद में चला जाएगा। और बिना आप सीक्वेंस जानते हुए क्लास को सुनते रहेंगे, और क्लास के सुनने से जो अंडरस्टैंडिंग पावर आपके अंदर बिल्डअप हो रही है उसके आधार पर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो गया सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ भी हमें चेक करना है युग्म को कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसमें क्या कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट नहीं है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह
बुध है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यानी यह भी सही है, यह भी सही है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, यह बात भी 100% सही है। सौर मंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल है, यह कहना गलत हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन में आपको ये नोट करेक्टली दे करके फंसाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि नोट पे ऑब्वियसली ध्यान हमारा होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा, द स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मार्क्स, ये गलत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज ट्रू अबाउट प्लेनेट, यानी ग्रह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये सत्य पर ध्यान देना है, ट्रू और फॉल्स पर बिल्कुल पैनी नजर रखनी है हमें। पहला देखिए, ग्रह अप्रकाशित पिंड है और चमकते नहीं हैं, यानी कि ग्रह जो है अप्रकाशित पिंड है और यह चमकते नहीं हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्रह में अपना प्रकाश नहीं होता है और ये चमकते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये बातें सही भी लग रही है और गलत भी लग रही है। देखते हैं आगे, ग्रह चमकते हैं यद्यपि ये प्रकाशित पिंड हैं, ग्रह अब चमकते हैं ये प्रकाशित पिंड हैं, ये बात भी सही लग रही है और इसके कंपैरिजन में हमें ये ज़्यादा सही लग रही है। ग्रह चमकते नहीं यद्यपि ये प्रकाशमान पिंड है, ये बात तो गलत लग रहा है, क्योंकि ग्रह चमकते नहीं, क्योंकि ये प्रकाशमान कहाँ से हो जाएगा, ग्रह के पास अपना लाइट नहीं है। यह ग्रह चमकदार पिंड है, यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि चमकते भी हैं, ये और ये तो गलत ही हो गया। ये ग्रह अप्रकाशित पिंड है, यहाँ कहना भी गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा बी नंबर सवाल इसका सही जवाब हो जाता है। प्लेनेट साइंस दोज दे आर नॉन लुमिनस बॉडीज, इसका सही जवाब हो जाएगा। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्लेनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज शॉन इन द गिवन फिगर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मरकरी इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट लेवल, यानी बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि चित्र में। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाता है क्योंकि इसमें एक चित्र बना हुआ था, उस चित्र के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत है। इसको आज हम लोग इग्नोर करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटे ग्रह बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 पृथ्वी दिन लगते हैं, क्योंकि इसका अगर सही जवाब हम देखें क्योंकि यह सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग, हमने आपको पहले भी बताया कि जो सूर्य के नज़दीक होगा उसको सूर्य की चक्कर लगाने में कम समय लगेंगे, और जो सूर्य का सबसे दूर होगा उसको सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक समय लगेगा। तो अगर हम देखें कि जो मरकरी है, बुध है, इसको कम समय लगता है, ओनली 88 दिन, तो इसके पीछे का रीज़न है कि इसका सूर्य से दूरी कम है। अब आप लोग यहाँ कमेंट करके हमें बताएंगे कि जो पृथ्वी है यह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है। नो डाउट कि आप लोगों को यह बात पता होगा और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है, सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बुध सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्या ये कहना सही होगा? ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों? दूसरा देखते हैं, शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बात भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नेपच्यून शून्य से नीचे तापमान वाले मीथेन गैस के छलनों से घिरा हुआ है। देखिए, हमने बताया है कि जब भी हम इधर चले जाते हैं, यानी सूर्य से दूर चले जाते हैं, तो हमें गैसियस ग्रह देखने को मिलने लगते हैं, और उस गैसियस ग्रह में हमें नेपच्यून देखने को मिलेगा या फिर उसमें हमें छल्ले देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही छल्ले देखने को मिलते हैं तो ये बातें हमें यहाँ पर सही देखते हुए नज़र आ रही है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, क्या ये बातें सही है या नहीं है, बताएंगे आप। तो फोमोस और डिमोस जो है ये मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये बातें एकदम सही है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाता है हमारा 3 और 4। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किसी वस्तु का एल्बिडो प्रवर्तित प्रकाश देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करती है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि एल्बिडो क्या होता है। एल्बिडो होता क्या है कि मान लिया जाए ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, और यहाँ पे सन है। सूरज देव वहाँ से सनलाइट भेजते हैं। अब जो सनलाइट यहाँ से भेजा गया, तो सूरज देव के सनलाइट भेजने से जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये गर्म होता है, इवन अर्थ भी गर्म होती है। और बहुत सारे जो इंसोलेशन है, जो सूर्य प्रकाश है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग एल्बिडो बोलते हैं। कि जो वैसी घटनाएं, ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने से पहले ही प्रवर्तित हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो किसी वस्तु का एल्बिडो प्रवर्तित प्रकाश से देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है। यह कथन सही लग रहा है और है भी। दूसरा, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, यह कथन गलत हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कूट का प्रयोग करके, तो केवल और केवल वन आंसर इसका सही हो जाएगा, अर्थात जो ओनली वन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज मॉर्निंग स्टार, यानी इनमें से किसे सुबह का तारा के रूप में जाना जाता है। सुबह का तारा, हम में से सब लोग जान रहे होंगे कि जो सुबह का तारा है यह शुक्र को बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार के रूप में हम लोग शुक्र यानी वीनस को जानते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाती है, यानी द प्लेनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज। तो जो प्लेनेट है जिसको ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ कहते हैं, यह हो जाता है हमारा शुक्र। शुक्र को ट्विंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी, अर्थ और जो शुक्र है अर्थात वीनस, इन दोनों का साइज हो गया, और इन दोनों में जो गैस हैं, यानी हम आपको यहाँ पे बता दें कि वीनस में भी CO2 का प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर इन दोनों को जुड़वा बहन बोला जाता है, और ये क्वेश्चन भी आई है और कई छोटे बड़े एग्जाम में देखने को हमें मिलता रहता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, और ये है हमारा एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। हम आपको कई बार बताएं कि जब भी एसर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन आए, उस पे एकदम अपना अलर्टनेस, जितने भी आपके पास चक्षु हैं, जितनी भी आंखें हैं, वो सब के सब खोल देना है, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट होता है और दोनों स्टेटमेंट के बीच का रिलेशन, लिंक पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जो पहला है हमारा एसर्शन, देखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल, यानी जो पहला है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है। ये कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी पर ही संभव है भाई, नॉर्मल सी बात है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अत्यधिक उच्च है, यह बात भी बिल्कुल सही है साथियों। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि अर्थ जो है, अर्थ और वीनस दोनों के बीच, दोनों को जुड़वा बहन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गैसेज हैं और यहाँ पर जो गैसेज हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो ये कथन भी सही हो गया और इसका ये रीजन भी सही हो गया, और इस आधार पर अगर हम देखें तो ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे, और इसका जो व्याख्या कर रहा है यह भी हमारा सही होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा जो सवाल हो जाएगा 13 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लैनेट्स इज विदाउट सैटेलाइट्स, यानी इनमें से कौन से पेयर्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। आपको बता दें कि जो अर्थ हैं, अर्थ का अपना नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है भाई। इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट है ये सबके सब क्या हैं? ये सबके सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखेंगे तो ये हमारा बुध और शुक्र हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं और इसके पास खुद का सैटेलाइट नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक प्रासंगिक है, यानी कि इनमें से कौन सी स्थिति मंगल ग्रह पर सबसे अधिक प्रासंगिक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा
यह हो जाएगा बर्फ की परत और जमे हुए पानी की उपस्थिति। यानी यहाँ पर जो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हमें देखने को मिलता है अक्रेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर, ये सही जवाब इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे हैव एलियन लाइफ बिकॉज ऑफ वेरी कंडक्टिव इन्वायरमेंट ऑफ लाइफ। निम्नलिखित में से किसमें जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूल वातावरण होने के कारण एलियन जीवन हो सकता है। यानी अगर हम एलियन जीवन की बात की जा रही है तो इसका अगर सही जवाब देखा जाए तो कई बार आप देखे भी होंगे और सुने भी होंगे कि यूरोपा द जुपिटर्स मून, जो मंगल बृहस्पति है उसका चंद्रमा है। चंद्रमा कहने का मतलब इसका नेचुरल सैटेलाइट है यूरोपा, और ऐसी पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि इस पर जो है एलियन का एग्जिस्टेंस या एलियन लाइफ हो सकता है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि एलियन का मतलब कतई यह नहीं होता है कि कोई एक आदमी जैसा कोई स्वरूप हो। एलियन का मतलब यहाँ पे लगाया जाता है विदेशी से, यानी हो सकता है वहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस भी हो जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमारा इतना ही सवाल था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से आपके लिए 15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे लगातार जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।